हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है आदमखोरों का स्वर्ग और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। सन 1944 का दहकता हुआ साल, द्वितीय विश्व युद्ध जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने जंगलों के बीचों बीच बनी एक आधुनिक प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। बाईं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा और तभी एक बटन को दबाता है वह, और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें उस मानव पर केंद्रित हो जाती है और सूर्य की किरण एक खास स्थान पर प्रकाश डालने लगती है। और देखते ही देखते प्रयोग सफल हो गया और वह मानव एक जानवर के रूप में तब्दील हो जाता। सफल हो गया, मैं सफल हो गया। अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने प्रयोग में पिछले 8 सालों से इतना मशगूल रहा हूँ कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। आज मैं सालों बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूँ और उसने देखते ही पासवर्ड एक रेडियो को ऑन कर दिया और रेडियो के ऑन होते ही उस पर समाचार दौड़ने लगते हैं। समाचार है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी नाजी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने भी इस समाचार की पुष्टि की है और वह यह खबर सुनकर इतना पागल हो जाता है कि उसने पास पड़े रेडियो पर एक जबरदस्त प्रहार करके उसे तोड़ दिया। हिटलर महामहिम ने आत्महत्या कर ली? नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता है। इस बियाबान उजाड़ द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल गई है। अब मेरा यह आविष्कार किस काम का? महामहिम हिटलर ने मुझ जैसे नाची जर्मन वैज्ञानिक पर भरोसा किया और मैंने सफलता पाने में देर कर दी। बहुत देर हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी का कोई काम नहीं है। अब मैं भी वही राह चुनूंगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी है। पास पड़े चाकू को उठाकर उसने अपने पेट में मार लिया। चाकू का लंबा नोकीला और घातक फल पेट में दूर तक घुसता चला गया और बाकी बची एक लाश, एक अनाम जर्मन वैज्ञानिक की, जिसके आविष्कार में दुनिया को हिलाने की ताकत थी। समय बीता, वह द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया, भारत का एक अभिन्न अंग। और वह प्रयोगशाला घने और बीहड़ जंगलों का एक अभिन्न अंग बन गई थी, पेड़ों और लताओं से ढकी, दुनिया की नजरों से ओझल। और इसके साथ ही दफन हो गया उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य, परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 12:15 बजे। स्थान रीगल सिनेमा। फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी खत्म ही हुआ था कि शो के खत्म होते ही भीड़ बाहर निकलने लगती है। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे धूल में गायब हो गई। ओह सच मजन, मुझे तो फिल्म देखकर एक दहशत सी हो गई है। पागल हो तुम, ऐसा असलियत में कभी हो ही नहीं सकता है। 60 फुट का गोरीला। खैर, धुंध भी घिर रही है और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो मैं तुमको हॉस्टल तक छोड़ाता हूँ। अरे आधे घंटे का पैदल का ही तो रास्ता है। और आधे घंटे बाद जब मदन शीला को हॉस्पिटल छोड़कर लौटा, बाय मदन बाय शीला। धुंध और गहरी हो रही है। हा हा हा। अगर इस वक्त मुझको किंग कैंग जैसा कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो। इतना वह सोच ही रहा था कि उसके कानों में पीछे से आवाज टकराती है। मैं चलूंगा क्या? और एक गुर्राने की आवाज आती है। और इस आवाज की मालिक की एक ही झलक मदन का खून जमा देने के लिए काफी थी। उसके सामने जो कुछ भी खड़ा था उसको शब्दों में बयान करना असंभव था। किसी का खून पिए मुद्दत हो गई है, इसलिए तुमको गढ़ का कानून तोड़कर यहाँ आना पड़ा है मुझे। आगे मदन सुन नहीं सका। अजीब प्राणी से मिलने का उसका सारा जो ठंडा जो पड़ चुका था और वह वहां से पलटा और भागने लगा। लेकिन धुंध के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। एक केले के छिलके पर पैर पड़ते हुए फिसल कर गिर जो गया था। और सामने से आते उस शैतान को देखते ही वह चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं। खौफनाक आदमी की कदमों की आहट धीरे धीरे मदन के पास आकर रुक गई और वह हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। नोकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगे थे और गरम गरम सांसें उसके मुंह से टकराने लगी थी। धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल की दर्दनाक से उसका ध्यान भंग कर दिया। उफ, कोई आ रहा है। खैर आने दो, मैं उससे भी निपट लूंगा। वह अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी से उसका पूरा शरीर नहा गया था। परंतु भेड़िया मानव यह नहीं जानता था कि इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता है और वह कोई और नहीं बल्कि वह है सुपर कमांडो ध्रुव। मानव जैसा भेड़िया, या कहें कि भेड़िए जैसा मानव। ध्रुव ने पल भर में ही यह निर्णय ले लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 तक पहुंचा दी। इतनी तेज गति की मोटरसाइकिल से टकराने का परिणाम हमेशा घातक सिद्ध होता है और उसने उस मोटरसाइकिल को उस भेड़िया मानव पर जाकर टकराने दिया। हवा में उड़ता हुआ भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा टकराया, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक ही है तो अभी खड़ा ही हो गया है। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से नहीं था। वह सामने से लपकते भेड़िए मानव से बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला निकला और उसने ध्रुव पर एक प्रहार किया। मैं ताकत में इससे जीत नहीं सकता हूँ। अगले ही पल ध्रुव का बदन रबड़ के गुड्डे की तरह हवा में मुड़ता है। इसलिए अकल से काम लेना पड़ेगा मुझे इससे। और भेड़िया मानव का शरीर हवा में तेजी से ऊपर की तरफ उछलने लगता है। ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगे तारों से उसका शरीर जो टकराया
और वह नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। उसकी खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्यजनक गति से एक तरफ भागने लगता है। इसका पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा। और ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगता है। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार का पीछा करने लगती है। यह तो समुद्र की तरफ भागा जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बरकरार थी। आश्चर्यजनक यह चीज आखिर है क्या? मेरा समय खत्म हो रहा है। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ध्रुव यह सोच ही रहा था कि ख्यालों से डूबे ध्रुव की गाड़ी तेज गति से मोड़ पर मुड़ी और उस पर एक प्रहार होता है। चोट करारी थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो जाता है। आवाज सुनकर आगे बढ़ रहा भेड़िया मानो पलटा। ओह माँ! और उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई, क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत जो खड़ी थी। साक्षात मौत कहें या भेड़िया मानव के सामने एक शेर मानव जो खड़ा था। हाँ मैं कमीने, इसने हमारा कानून तोड़ा है। जगुआर, तुम इसकी गर्दन को तोड़ दो। एक सिकंजा भेड़िया मानव की गर्दन पर कसा। वह एक झटका लगा और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुक कर लाश के बाएं हाथ पर एक पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ एक मानव के रूप में तब्दील हो गया। वे दोनों भयावह आकृतियां समुद्र की तरफ बढ़ चली। अगली सुबह, ओह डैडी, फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िए जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्टेज बिजली का भी उस पर असर नहीं। पर मुझको तुम्हारा पूरा यकीन है। मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गवा था लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप, जहां पर कुछ जंगली जानवर रूपी इंसान कहें या शैतान किसी एक जानवर की जय जयकार कर रहे थे। नरसिंह की जय हो। सेवको, जानू खान की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया है कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सके। और इस नेक काम में जो भी हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। इतना कहकर वह गुर्राने लगता है, लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया था। वह रात वाली जगह पर जो पहुंच गया था, यहीं पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के निशान। यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा था। लेकिन यह क्या, शेर के पंजों के निशान और भेड़िए के निशान गायब हो रहे हैं। दो जोड़ी निशान और भी है। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? ओह, मैं भी कैसी पागलों जैसी बातें सोच रहा हूँ। परंतु कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि ये दो जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तट पर पहुंचा। सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती उतरती एक लाश। ध्रुव तुरंत लाश को बाहर खींच लाया, परंतु एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। अरे, इसके बदन पर तो वही पोशाक है जो कल भेड़िया मानव के शरीर पर थी। यानी कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लाश को पलटकर उसकी शंकाएं और बढ़ गई। इसकी पीठ पर जलने के 3 निशान हैं, जैसे बिजली के तारों से जला हो यह है। परेशान ध्रुव ने पास के बूथ से पुलिस को फोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा के बाद उसके सभी कैडेट परीक्षा में सफल हो गए थे। तीनों कैडेट अपनी परीक्षाओं में खरे जो उतरे थे। कमांडो पीटर, रेनू और करीम, तुम तीनों की अपनी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मेरी तरफ से तुम सभी को बधाई हो। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। ओके, डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम घिरने लगी। ध्रुव ने एक पल भी नहीं गवाया। वह अपने दिमाग में घूमते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सीधा उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां से उसने सुबह वह रहस्यमय लाश बरामद की थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह से आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए हैं। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट के सब पास का द्वीप भी 500 किलोमीटर दूर है। वे नाव से नहीं आ सकते हैं। बड़े जहाज से आने का खतरा वे नहीं उठा सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज ही बचती है, मोटर बोट। वे जानवरनुमा प्राणी अवश्य ही किसी मोटर बोट से आए होंगे। शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट होगी वह शायद। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे पर आती एक नाव से भंग कर दिया। ये कौन आ रहे हैं? शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़कर लौट रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वाह, शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। उनको ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बोट को हमने दक्षिण पश्चिमी दिशा से आते देखा था। पर साहब, कोई जानवर सा आदमी हमने कभी नहीं देखा उसमें। ध्रुव इतने से ही पूर्ण संतुष्ट था। चलो, मेरा एक ख्याल तो सही साबित हुआ। यानी हत्या के वक्त आसपास ही यहाँ से एक मोटर बोट समुद्र में गई है, दक्षिण पश्चिम हिस्से में। और फिर इस तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समुद्र ही एक ऐसी जगह है जहां तक मोटर बोट से जाना संभव है। और इसमें सिर्फ एक ही द्वीप आता है जिस पर घने जंगल है, आबादी भी ना के बराबर है। यह द्वीप नागों, उन प्राणियों के छिपने के लिए सबसे उपयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है।
तुम तो जानते हो कि यह सारे द्वीप हमारे देश का ही एक अभिन्न अंग है, और अगर तुम्हारा शक सही है तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। हाँ श्रीमान, उस खतरनाक प्राणी की गर्दन तोड़कर मार डालने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए, यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। उफ, वह यह सुनकर हैरान रह जाता है। देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह बेसिर की बात लग सकती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को यह समझा, यह मामला देने से पहले हमको कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। इसके लिए मेरे पास तुमसे बेहतर आदमी और कोई नहीं हो सकता है। धन्यवाद श्रीमान, यह केस मैं अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हूँ। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से दमक रहा था, यह जानते हुए कि इस केस की छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगलों पर उड़ा। ईंधन की बर्बादी है ध्रुव, नागुर द्वीप के जंगलों में इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल सर्तिया यहीं पर होगी मिस्टर भंडारी। और इतना कहकर ध्रुव उसे नीचे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए बोलता है। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी, क्योंकि नीचे कुछ जानवरों पे वे इंसान घूम रहे थे। नरसिंह नरसिंह स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्या यह जरूर हमारी टोले ने आया होगा। यह सब जानू खान की गलती का नतीजा है। खैर तुम जाओ, मैं देख लूंगा यह सब। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत का इंतजार करते पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर में बुलाया है। पुलिस हेडक्वार्टर में। यह केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता, मैं किसी की छानबीन की अनुमति नहीं दे सकता हूँ, तुम समझे। हमारा विभाग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, परी कथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट यू। निराश ध्रुव बाहर निकल पड़ता है, यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़े होंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करना है, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहाँ पर टैक्सी, उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। कोई व्यक्ति ध्रुव का पीछा करने लगती है। लगभग 15 मिनट बाद तो यहाँ पर ध्रुव रुका है। ध्रुव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई उसे पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने जंगलों के नक्शों के गहन अध्ययन में ही बिता दिया, और फिर शाम को जब वह उठा तो पूरे जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। और फिर से जंगलों की तरफ वह बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो। आइए जल्दी अंदर बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और भीड़ जंगलों के छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक भयावह खामोशी धारण किए हुए था। एक पत्ता भी नहीं खड़क रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे ही भयानक खतरों के बीच में पलकर बड़ा हुआ है, और खतरों से भिड़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर से मैंने इसी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर तक अंदर एक जानवर इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को इस वक्त यह बताता तो वह मेरी बात को फिर से हंसी में उड़ा देता। ध्रुव अपने ही ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा वैसा जारी कर रहा था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे थे। कोई झुंड इधर ही आ रहा है। किसी एक जानवर के चलने से इतने पत्ते नहीं खड़क सकते हैं। बेहतर होगा अगर मैं इनके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ क्रम से पास आती जा रही थी, और ध्रुव ने अपने पीछे नजर न रखने की घातक गलती कर दी थी। उसका बदन एक विशाल कुंडली में जो फंस चुका था। उसके सीने की हड्डियां चटकने लगी थी, सांसें रुकने लगी थी। ध्रुव ने नजर उठाई, और यह क्या, इंसान कहे या सांप। और उसका खून सर्द हो गया था, लेकिन उसने होश नहीं खोया था। अगर इसका जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसार की कोई भी दवा मुझको बचा नहीं सकती है। ध्रुव यह सोच ही रहा था। तीर विष से भरे नोकीले दांत ध्रुव की तरफ बढ़ रहे थे। मौत अगले ही मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन ध्रुव का दिमाग आजाद था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती है। ध्रुव की भारी जूते हवा में उठे और सर्प मानव की पूंछ पर जा टकराते हैं। सर्प मानव चीख कर पलटा। ध्रुव के सीने पर दबाव डालती उसकी कुंडलियां खुल गई। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ध्रुव ने पास ही की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी तोड़ ली, और उसका हाथ बिजली सी तेजी के साथ आगे बढ़ा और टहनी सर्प मानव के तालू में बैठ गई थी। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी पहनी तीर की तरह उसके तालू की छेद थी उसके मस्तिष्क में जा घुसी थी। उसके मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा था। 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया, और तभी वह विशाल पेड़ बुरी तरह से हिल उठा। तो यह है वह झुंड जिसके चलने से इतने पत्ते चरमरा रहे थे। ध्रुव का पीछा कर कर वह आकृति भी चकित रह गई थी। ओह, इतने खतरनाक प्राणी को इतनी आसानी से खत्म कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव ही हो सकता है। इन प्राणियों की ऊपरी खाल तो जरूर सख्त है, किंतु अंदरूनी भाग हमारी तरह ही कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में तो मैं उस झुंड को भूल ही गया जिससे बचने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ा था। हाँ, पत्तों की चरमराने की आवाज़ पेड़ के नीचे तक आ चुकी है। इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान जो खड़ा था।
इससे पहले कि ध्रुव कूदकर दूसरी पेड़ पर जाता, दूसरी टक्कर उस पेड़ को लगती है और वह भीम का पेड़ जड़ से उखड़कर नीचे गिरने लगता है। बचने का एक ही रास्ता था कि मैं पेड़ के गिरने की विपरीत दिशा में कूदूं, जिधर पर यह मानव खड़ा है, यह गेंडा खड़ा है। ओह! और तभी ध्रुव के नीचे आने से पहले ही उस पर एक जबरदस्त प्रहार होता है। स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आओगे, इसलिए उन्होंने हम सबको सतर्क कर दिया था। भारी भरकम पैर ध्रुव को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु ध्रुव की विद्युत गति ने उसे दूसरी दिशा में उछाल फेंका। इस तरह इसका सामना ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब मुझको वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अगले ही पल ध्रुव के हाथों में एक पिस्तौल चमकती है और पलक झपकते ही 2 गोलियां वह उस पर दागता है, लेकिन वे बेअसर होती है। हा हा, अरे मूर्ख, इन मामूली पिस्तौलों से साधारण गेंडे पर भी असर नहीं होगा। फिर मैं तो गेंडा मानव हूँ। और इतना कहते ही उसने एक ध्रुव पर एक जबरदस्त प्रहार किया। लगता है ध्रुव को मेरी मदद की जरूरत है। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति समझ गई कि मदद का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले कि वह आकृति नीचे उतरती, ध्रुव तेजी से एक तरफ भागने लगता है। मुझसे बचकर भागना असंभव है बच्चे। गेंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भागने लगता है, ठीक वैसा ही जैसे मैंने सोचा था कि यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर मुझको इस जंगल का नक्शा सही रूप से याद है तो इसके आगे दलदल शुरू हो जाता है। ध्रुव रुका और पलटा। रुक गया? हा हा, तो तुम शांति से मरना चाहते हो? डरो मत, एक सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। वह ध्रुव को पकड़ने के लिए लपकता है, लेकिन ध्रुव तेजी से एक तरफ हट चुका होता है। ओह, तो यह क्या? यह तो दलदल है। और उसका समझने से पहले ही वह उस दलदल में जा गिरता है। अपनी सारी अमानवीय ताकतों के बावजूद तड़पते गेंडा मानव का शरीर धीरे धीरे दलदल में गायब होने लगता है और शीघ्र ही दलदली जमीन ने गेंडा मानव को पूरा निगल लिया था। ध्रुव फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलता है। वाह वाह, मेरी रिवॉल्वर की गोली गेंडे के शरीर में घुसने को बेताब थी, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। यह घने जंगलों में एक आधुनिक इमारत है और इसके पहरे पर गश्त लगाते ये मानव पहरेदार। अगर इन जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो यही होगा, और इन मानव पहरेदारों से सिद्ध होता है कि ये प्राणी वास्तव में मानव ही हैं और ये किसी यंत्र के सहारे ऐसे बने हुए हैं। मैं इस तरह के 3 प्राणियों से मिल चुका हूँ। अब सवाल यह है कि यह कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन तीनों प्राणियों के पास थी। सोचो ध्रुव, सोचो। परंतु तभी एक गुर्राहट ने उसकी विचारधारा को तोड़ दिया और यह गुर्राहट सुनकर वह हैरान होकर उसी तरफ देखने लगता है। मिल गया, मिल गया। और वह मानव रूप या भेड़िया चिल्लाने लगता है। ध्रुव संभल भी नहीं पाया था कि उस पर एक जबरदस्त प्रहार होता है और ध्रुव दर्द से कर्रा उठता है। ध्रुव थक गया है, वह शायद इससे न जीत सकता है। ध्रुव वास्तव में थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसने अपनी तरफ बढ़ता खतरनाक पंजा रोकने तक की ताकत नहीं बची थी कि तभी, एक मिनट, यह कलाई पर क्या बंधा हुआ? यह तो एक पट्टा है। हाँ, यही तो वह चीज़ है जो इन सभी के पास थी। और ध्रुव बाई कलाई की पट्टी पर बंधा यह पट्टा, इस ख्याल ने ध्रुव में एक नई शक्ति का संचार कर दिया था। वह शक्ति थी सत्य की, न्याय की। और ध्रुव ने उस पर एक जबरदस्त प्रहार किया और दृढ़ विश्वास भी। भेड़िया मानव में इस शक्ति को सह पाने की ताकत नहीं थी। यह तो गया, अब देखना है कि इस पट्टे का क्या रहस्य है। ध्रुव ने पट्टा खोला और धीरे धीरे उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने भेड़िया मानव सिर्फ मानव रह गया था। तो मेरा ख्याल सही था। वाह, यह तो इन जानवरों का रहस्य है। अब देखना यह है कि यह पट्टा मुझ पर असर करता है या नहीं करता। ध्रुव ने पट्टे का लॉक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी इस पट्टे के अलावा कोई और भी चीज़ भी है जो इनको ऐसा प्राणी बनाती है। अब सवाल अंदर घुसने का है और जवाब है, गस लगा कर इधर आ रहा है यह पहरेदार। और 2 मिनट बाद जब ध्रुव इमारत की तरफ बढ़ा तो उसको पहचान पाना नामुमकिन था। ओह, यह भेड़िया इधर ही आ रहा है। भेड़िया उससे एक प्रश्न करता है, क्या मिला क्या वह? और ध्रुव का जवाब नहीं में आता है और ध्रुव बेधड़क अंदर घुसता चला जाता है। उफ, ध्रुव तो अंदर गया और यह शैतान पहरेदार यहाँ खड़ा हुआ है। इसके हटने का इंतजार करना होगा। यह गस लगा जाता पहरेदार जैसे ही मोड़ पर मुड़ेगा, मेरी रिवॉल्वर निशाना ले लेगी। इनकी खाल इतनी मोटी है कि गोलियां शायद असर न करें, लेकिन आदमी या जानवर सबके शरीर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जो जहाँ गोलियां बेअसर नहीं होती है, और वह जगह है आंखें। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से एक हल्की सी पिट की आवाज़ आती है और निशानेबाज का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। वह आकृति तेजी से आगे लपकी, इससे पहले कि पहरेदार वापस आए। मैं इसको ठिकाने लगाकर इमारत के अंदर हो लूँ, लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल दिखा रही थी। अरे, पीटर अभी यहीं तो आकर खड़ा हुआ था, कहाँ चला गया? और ज़मीन पर खून के ये धब्बे हैं।
घसीटे जाने के निशान। ये निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और झाड़ियों के बीच थी भेड़िया मानव पीटर की लाश। और अंदर यहाँ तो अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। इतने हथियार तो एक सेना से के लिए भी ज़्यादा होते हैं। इन प्राणियों का इरादा क्या हो सकता है? दूसरी तरफ आँख में गोली, सर्प मानो, नूरा और गेंडा मानो राक्षस साहब भी वापिस नहीं आए। इन सब का सिर्फ एक ही मतलब है कि ध्रुव यहाँ आ चुका है और वह लड़ाने लगता है। ध्रुव नई आफत से बेखबर था। शीत कक्ष में रखी बोतलों, जारों की लाइन और ये लेबल। हर हिंसक जीव के नाम की एक शीशी या जार सिर्फ सिंह के नाम का जार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नरसिंह है और एक ही रहेगा। ओह तुम, आप बोल नादान, तू इस वक्त दुनिया के होने वाले शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, वक्त लगता है। इससे पहले इसको इसके असली रूप में लाओ। तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया है, हालांकि तुम इसका रहस्य जान चुके हो। तुमको मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शीघ्र ही तुम भी हम में से एक बनने जा रहे हो। इन बोतलों में वे सूक्ष्म जीवाणु कैद हैं जिनको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इन जीन्स में एक बार मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद जब यह पट्टा पहना जाता है तो उस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणुओं को सक्रिय कर देते हैं और फिर जब तक यह पट्टा चालू रहता है मानव पशु मानव बनकर रहता है। और अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव पीटर की आंखों में गोली क्यों मारी? गोली? मैंने उसे कोई गोली नहीं मारी है। खैर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बनकर रहोगे। जखीरा, इसको बाघ के जींस पिलाओ। हा हा हा। और वह हंसने लगता है। एक बार जींस इसके शरीर में प्रविष्ट हो गए तो फिर यह हमेशा के लिए हमारा गुलाम बनकर रह जाएगा। ध्रुव उन सभी की पकड़ में कैद था और वह झटपटा रहा था, लेकिन वह बेबस कुछ नहीं कर पा रहा था। आदमखोरों की भीड़ ने से गिरा असहाय ध्रुव। लेकिन फिर क्या हुआ? वह ध्रुव के पीछे परछाई की तरह आकृति लगी कौन थी? जानने के लिए पढ़िए खून जमा देने वाला दूसरा और अंतिम भाग, स्वरूप की तबाही। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।